मैं एक जांबाज बैंकॉक में अपने एक पुराने दुश्मन को रास्ते से हटा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक स्क्रीन पर मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कर्नल बासु की गुमशुदगी ज्यादा दिन छुपी न रह सकी। वो अपने सिफारत खाने की डिप्लोमेटिक नंबर वाली गाड़ी में आया था। मुझे जो मालूमात हासिल हुई उनके मुताबिक सिफारत खाने वाले 2 रोज तो उसकी थाईलैंड के किसी शहर में जाने और वापसी के मुंतजिर रहे, लेकिन जब वो न पलटा और ना ही उसकी कोई इत्तला मिली तो सिफारत खाने वालों ने पुलिस को इत्तला दी। सेकंड मिलिट्री अटैची का 4 रोज पेशतर ही रॉयल प्लाजा होटल में खून हो चुका था। पुलिस अभी उसी की तफ्तीश को राख में मसरूफ थी कि फर्स्ट मिलिट्री अटैची भी गुम हो गया। पुलिस ने इस नई वारदात का खोज भी रॉयल प्लाजा होटल से लगाना चाहा, लेकिन रानी कर्नल की होटल में आमद से बिल्कुल मुकर गई। उधर पताया रोड से एक जली हुई कार और इंसानी ढांचा मिला। वर्दी तो बिल्कुल राख हो गई थी, लेकिन वर्दी पर लगे शोल्डर रैंक्स धात के बने होने की वजह से जल न सके। ढांचे की सर की हड्डियां भी टूट चुकी थीं। ये सरीहन कत्ल का केस था, लेकिन पुलिस ने उसे गाड़ी को हादसे में आग लगने के बायस कर्नल की मौत की वजह बयान की। ये सब बातें मुझे खुनसा के नुमाइंदे ने बताई, जिससे मैंने 2 प्राइवेट गाड़ियां मंगवाई थी। उसके बकौल पुलिस के आला ओहदेदारों से अपने मरासिम की वजह से उसने तफ्तीश को आगे बढ़ने नहीं दिया। रानी ने भी इसी में अपनी आफियत समझी कि कर्नल बासु की होटल में आमद से कतई लाइल्मी जाहिर करे, क्योंकि खुनसा के नुमाइंदे ने फोन पर उसे भी धमकी दी थी कि अगर इस बारे में उसने अपनी जबान खोली तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। नुमाइंदे ने मुझे भी ये कहा कि खुन उमर आइंदा 2 रोज में बैंकॉक आ जाएंगे और उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि उनकी आमद तक हम अपनी सरगर्मियां बंद रखें। सिफारत खाने वालों ने किसी तरह एक मकामी अखबार में पुलिस की जारी करदा रिपोर्ट के अलावा नामालूम लेकिन मुस्तनद जराए के हवाले से ये भी शाया कर दिया कि भारत के 3 अफसरान और सिफारत खाने के फर्स्ट और सेकंड मिलिट्री अटैची के 1 हफ्ते के दौरान कत्ल होने में पाकिस्तान की एक जासूस एजेंसी का हाथ है, जिसके कारिंदे बैंकॉक में दंदनाते फिरते हैं और पुलिस भी उन पर हाथ डालने से कतराती है। जिस रोज अखबार में ये खबर शाया हुई उसी रोज बैंकॉक पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुझे और रानी को तलब किया। रानी ने फोन पर मुझे बताया कि शाम 4 बजे वो हेडक्वार्टर्स में जा रही है। ये वक्त मुझे भी दिया गया था। अपने साथियों के जोर देने के बावजूद मैंने अकेले जाने को तरजीह दी, क्योंकि 1 या 2 साथियों के हमराह ले जाने का कोई फायदा न था, उल्टा वो भी मशकूक हो जाते। जाने से पहले मैंने खुनसा के नुमाइंदे को अपने अकेले पुलिस हेडक्वार्टर्स में जाने का बता दिया। नुमाइंदे ने मुझे मशवरा दिया कि मैं बिला झिझक चला जाऊं। पुलिस आईजी से उसकी पहले ही बात हो चुकी है और अगर वो मुझे ये कहे कि मैं थाईलैंड या बैंकॉक से चला जाऊं तो मैं उसे ये कहूं कि जब तक वो मुझे उसकी वजह और बैंकॉक छोड़ने का हुक्म तहरीरी तौर पर नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि इस डिपोर्ट करने के ज़बानी हुक्म को अदालत में चैलेंज करूंगा। ठीक 4 बजे रानी अपनी जाती कार में होटल के 2 मुलाजमीन के हमराह और मैं टैक्सी में पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे। हमें फौरन ही आईजी के कमरे में पहुंचा दिया गया। आईजी का रवैया बड़ा दोस्ताना था। चाय और बिस्किट से हमारी तवाज़ो करते हुए उसने पहले रानी को मुखातिब करते हुए कहा कि उसके होटल में 7 रोज के अंदर 4 खून हो चुके हैं। उसका मैनेजर गुप्ता भी गायब है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट होटल के असिस्टेंट मैनेजर ने लिखवाई थी। गुप्ता की लाश एक ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्री से बरामद हो चुकी है। भारतीय सिफारत खाने के 2 फौजी अफसरान का खून भी इन्हीं दिनों में हुआ है। एक की लाश होटल से और दूसरे की पताया रोड से एक सुनसान जगह से मिली है। लाश और गाड़ी दोनों जलकर नाकाबिले शनाख्त हो चुके थे। क्या वो इन वारदातों पर कोई रोशनी डालेगी? मैं डर रहा था कि घबराहट में रानी कुछ ऑल फॉल न बक दे, लेकिन उसने निहायत तहम्मुल से जवाब देते हुए कहा कि सर, मेरा होटल बैंकॉक के B क्लास होटलों में मशहूर तरीन है। बाहर से आने वाले टूरिस्ट हमेशा मेरे होटल में ठहरने को तरजीह देते हैं। हमारे गेस्ट ज्यादातर भारतीय और पाकिस्तानी होते हैं। जिस कमरे में 4 कत्ल हुए उसमें एक भारतीय मिस्टर मुरली ठहरे हुए थे। 2 दूसरे मेहमान भी भारतीय थे और उन तीनों ने अपने नामों और ओहदों की बजाय सिर्फ भारतीय शहरी और टूरिस्ट लिखवाया था। उन तीनों के अलावा मेरे होटल का एक वेटर भी कत्ल हो गया, जिसके वरसा को मुझे खासी भारी रकम अदा करनी पड़ी। सिफारत खाने के अफसर का कत्ल मेरे मैनेजर गुप्ता के कमरे में हुआ, जो 2 दिन पहले से ही गायब था और उसके कमरे की खुसूसी चाबी सिर्फ उसी के पास थी।
अब आप बता रहे हैं कि भारतीय सिफारत खाने के एक आला अफसर का कत्ल पताया रोड पर हुआ है। आपने ये भी बताया है कि मेरे मैनेजर गुप्ता की लाश भी पताया रोड से ही मिली है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मकतूलीन का आपस में खुफिया गठजोड़ था और वो किसी ऐसे खुफिया काम में मुलव्विस थे जिसके तश्तज़बाम होने पर उनके मुखालिफिन ने उन्हें यक्के बाद दीगरे हलाक कर दिया और मेरा वेटर जो रूम सर्विस में ड्यूटी देता था बिला वजह मारा गया। आईजी रानी के बोलने के दौरान पैड पर नोट्स लिखता जा रहा था। उसने रानी को रुखसत किया और मुझसे मुखातिब हुआ, मिस्टर आप इन हलाकतों के बारे में क्या कहते हैं? मैंने कहा कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस खूनी होटल को ही छोड़ दूं। मैं अपने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी साथियों के हमरा यहाँ सैर व तफरीह के लिए आया था। हमारे साथ एक साथी की बहन भी है। कत्ल खून का जो सिलसिला इस होटल में शुरू हो चुका है, इससे हम डर गए हैं। अगर आपको नागवार न हो तो मुझे ये बताएं कि होटल में मौजूद सैकड़ों मेहमानों में से आपने सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया है और इन हलाकतों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आईजी ने अपनी ऐनक उतारी और चंद सेकंड मुझे घूरते रहने के बाद बोला कि भारतीय सिफारत खाने ने हमें जो रिपोर्ट भेजी है उसमें आपको पाकिस्तान की आला तरीन जासूसी एजेंसी का कारकुन बताया गया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप बम्बई, काठमांडू और शांतिपुर में भी मुतअद्दिद अफराद को कत्ल कर चुके हैं और यहाँ बैंकॉक में भी इन हलाकतों का आपको ही जिम्मेदार ठहराया है। आईजी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, ये तो इन भारतीयों की पुरानी आदत है। पाकिस्तान से दुश्मनी के बायस ये हर बात में पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसियों को मुलव्विस करते हैं। क़याम पाकिस्तान से अब तक 3 बार भारत की पाकिस्तान से जंगें हो चुकी हैं। सन 71 में पाकिस्तान में सियासी चपकलिश की वजह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के भेस में अपने फौजी भेजे जिन्होंने सियासी गद्दारों को शह दी और खुद मशरकी पाकिस्तान में कत्ले आम करके इल्जाम पाकिस्तानी अफवाज पर थोपा। और जब मशरकी पाकिस्तान उनके धोखे में आकर पाकिस्तानी अफवाज को जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ तैनात थी खिलाफ हो गए तो गैर एलानिया जंग शुरू करके पाकिस्तान को दोलख्त कर दिया। अब भारत के अंदर आज़ादी की मुतअद्दिद तहरीकें चल रही हैं। भारत ने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की रियासतों पर गासिबाना कब्जा करने के बाद पुर्तगीज़ी मकबूजात, गोवा, दमन और देव पर अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर कब्जा कर लिया। भारतीयों को अपने खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई में पाकिस्तान ही दिखाई देता है। खुद सन 74 में एटमी धमाका कर लिया और पाकिस्तान को जो अभी एटमी ताकत बनने से कोसों दूर है, इस्लामी बम बनाने का कहकर दुनिया भर में वावेला मचा रहा है। आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि अगर मैंने बम्बई, शांतिपुर और काठमांडू में मुतअद्दिद भारतीय कत्ल किए हैं तो मुझे वहां गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर भारतीय हुकूमत के पास मेरे भारत और नेपाल में दाखिले और ये कत्ल करने के दस्तावेजी सबूत हैं तो उन्हें सामने लाए। जब मैं भारत और नेपाल में गया ही नहीं तो वहां कत्ल कैसे कर सकता हूं? बैंकॉक में भारतीय हलाकतों का मैं सिर्फ इसी हद तक जिम्मेदार हूं कि मैं अपने साथियों समेत उसी होटल में ठहरा हुआ हूं जहां ये कत्ल हुए हैं। आईजी जो मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा था बोला कि आपको पाकिस्तान और भारत दुश्मनी की वजूहात पर खासी दस्तरस है। मुझे संथान खुनसा के नुमाइंदे का फोन आया था, इसलिए मैंने इन हलाकतों की फाइलों को अंधे कातिलों में शामिल करने के लिए आपको और होटल की मालिका को बुलवाया है। मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि आप जल्द अज जल्द थाईलैंड से चले जाएं या फिर पुलिस गार्ड अपनी हिफाजत के लिए रखने की इजाज़त दें। मैंने कहा कि जनाब आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और मेरे साथी चंद रोज़ में यहाँ से चले जाएंगे। जहाँ तक हिफाजती गार्ड का ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं और मेरे साथी न तो रात को किसी ऐसी वैसी जगह जाते हैं और न ही दिन में। हम जब भी बाहर जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं और बखूबी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। आईजी दरवाजे तक मुझे छोड़ने आया। मैं जानता था कि उसके मेहरबाना रवैये की वजह संथान का फोन था। मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर आकर टैक्सी के इंतजार में खड़ा हुआ ही था कि आगे पीछे 2 टैक्सियां आकर रुकीं। दोनों टैक्सियों में मेरे तमाम साथी बमा सपना बैठे हुए थे। मुजम्मिल टैक्सी से उतरा और कहने लगा कि आपके मना करने के बावजूद हम रह न सके और आपके पीछे ही यहाँ चले आए। हम अपने लीडर को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैंने मुजम्मिल का शुक्रिया अदा किया और उसी के साथ बैठ गया। हम होटल पहुंचे तो रानी मेरी मुंतजिर थी। कहने लगी कि मैंने आईजी को कुछ गलत तो नहीं कह दिया। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि तुमने तो कमाल कर दिया और सारी हलाकतों को भारतीयों के सर ही थोप दिया। रानी से मैंने पहली बार मुस्कुरा कर बात की थी। उसने कहा कि फिर आज रात का खाना आप मेरे हमरा खाइएगा। मैंने साथियों की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि जरूर, हम सब रात 8:30 बजे रेस्टोरेंट में तुम्हारी मेजबानी का लुत्फ उठाएंगे। रानी शायद ये चाहती थी कि मैं अकेले उसके कमरे में आऊंगा। उसने बेदिली से मेरे साथियों को भी खाने में शिरकत की दावत दी। रात को खुनसा के नुमाइंदे से मेरी फोन पर बात हुई
और मैंने आईजी से मुलाकात की रुएदाद सुनाई। मैं रात के 11 बजे सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि मुजम्मिल का फोन आया। उसने बताया कि जेसीओ मुनसिफ की उसने ड्यूटी लगाई हुई है कि रात को सोने से पहले तमाम साथियों की फर्तन फर्तन गिनती करे। रात 10 बजे गिनती के वक्त इमरान अपने कमरे में मौजूद था। अब से कोई आधा घंटा पहले मैंने उसे अपने कमरे में ताश खेलने के लिए फोन किया तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। कई बार फोन करने और सिपाही दीन मोहम्मद की उसके कमरे के बाहर ड्यूटी लगाने के बाद जब अब तक उसकी कोई खबर न मिली तो मैंने आपको इत्तला दी है। हम जिस किस्म के हालात में रह रहे हैं उनमें एक साथी का रात 11 बजे के बाद तक बगैर किसी को बताए गायब रहना बड़ी परेशान कुन बात है। मैंने मुजम्मिल और कैसर को कहा कि वो लिबास तब्दील करके मेरे कमरे में आ जाएं। 15 मिनट में वो तैयार होकर और अपने असलहे के साथ मेरे कमरे में आ गए। इतनी देर में मैंने भी शब ख्वाबी का लिबास तब्दील कर लिया। हम होटल के दोनों रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और नाइट क्लब में गए, लेकिन इमरान का कुछ पता न चला। होटल के डोरमैन से पूछा तो उसने बताया कि तकरीबन 10:30 बजे इमरान नीचे आया और होटल की पार्किंग में खड़ी एक टैक्सी लेकर कहीं चला गया। हम हैरान थे कि इमरान हमें बताए बगैर आखिर कहाँ गया। रात 2 बजे तक हम उसके इंतजार में कॉफी शॉप में बैठे रहे और जब नींद का बहुत ही गलबा हो गया तो अपने कमरों में लौट आए। नींद तो खैर किसी को ना आनी थी। रात का बाकी हिस्सा सोते जागते ही में गुजरा। सुबह 7 बजे मैंने इमरान के कमरे में फोन किया तो नींद में डूबी उसकी आवाज आई। मैंने उसे कहा कि ठीक 9 बजे मेरे कमरे में आए। फिर मैंने कैसर और मुजम्मिल को फोन पर बताया कि इमरान आ चुका है और 9 बजे वो मेरे कमरे में आ जाएं। सुबह 9 बजे इमरान और दूसरे साथियों के आने से पहले ही मुजम्मिल मेरे कमरे में आ चुका था। गुस्से और शर्मिंदगी से उसका पारा चढ़ा हुआ था। गुस्सा बगैर इत्तला दिए इमरान के गायब होने की वजह से और शर्मिंदगी इस वजह से थी कि इमरान को वो अपने भरोसे का काबिल एतमाद साथी कहकर हमरा लाया था। मैंने मुजम्मिल को समझा बुझा कर ठंडा किया और कहा कि जब तक इमरान अपने गायब होने की वजह नहीं बताएगा हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है। कैसर और इमरान आगे पीछे मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने दोनों को बैठने का कहा और कुछ देर मौसम और धूप की तमाज़त की बातें करके इमरान से पूछा कि रात 10 बजे गिनती के बाद वो कहाँ चला गया था। मेजर इमरान, जहाँ पर तुम बांग्लादेशी फौज के मेजर नहीं बल्कि दूसरे तमाम साथियों की तरह इस टीम के मेंबर हो जिसका लीडर मैं हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी टीम के तमाम मेंबरान की सलामती का ख्याल रखूँ। तुम्हारे गुज़श्ता रात गायब होने के बायस हम सब तुम्हारे लिए बेहद मुतफक्किर रहे और मैं तुम्हारे अलावा टीम के बाकी मेंबरान की ज़िंदगी के लिए भी फिक्रमंद रहा। हम में से अगर कोई गद्दार हो तो हमारे सारे राज जानने की वजह से हम सब के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। क्या मैं तुमसे ये पूछने में हक बजानिब नहीं हूँ कि तुम गुज़श्ता रात अपनी इस गैर जिम्मेदार हरकत की तफसीलन वजह बताकर अपनी पोजीशन वाज़े करो ताकि हमारे दिलों में जो शक व शुबहात उभरे हैं वो दूर हो सकें। इमरान खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर नदामत या खौफ की बजाय ऐसे तासुरात थे जैसे कि किसी के किए हुए सही और काबिल तहसीन काम की उससे बाज़पुर्स की गई हो। मेरे साथ भी ऐसा ही वाक़या भारत से पाकिस्तान वापसी पर पेश आ चुका था। भारत में गोरखपुर का पहाड़ों के अंदर बने हुए खुफिया अड्डे को तबाह करना हमारे ग्रुप को दिए गए मिशंस में शामिल नहीं था। मैंने ये हवाई अड्डा अपने साथियों की मदद से अपनी प्लानिंग करके तबाह किया था। भारत में क़याम के दौरान तो हमें अपने अफसरान की तरफ से इस खतरनाक काम को अंजाम देने की शाबाशी मिली, लेकिन पाकिस्तान वापस पहुंचने पर ऊंचे दर्जे के अफसरान ने नाराज़गी का इजहार किया और मुझसे पूछा कि जब ये हवाई अड्डा तबाह करना तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं था तो फिर मुझे आज तक इस सवाल का जवाब न मिल सका कि दुश्मन के हवाई अड्डे को तबाह करके मैंने कौन सी गलती की थी। मुझे और मेरे ग्रुप को भारत में किसी खैर सगाली के मिशन पर तो भेजा नहीं गया था जिसके दौरान मैंने गुस्ताखी कर डाली। मुझे बाद में मालूम हुआ कि भारत से 1000 साल तक जंग करने के दावेदार वजीर आजम को हमारी इस बड़ी कामयाबी से नाखुशी हुई थी, क्योंकि वो भारतीय वजीर आजम से ये खुफिया मुआहदा भी करके आए थे कि पाकिस्तान की बर्री अफवाज को मुसलसल जलील करके उनका जज्बा शहादत को कुचल दिया जाएगा। ऐसी ही सूरत हाल कारगिल के महाज पर भी पेश आई जब 1000 से भी कम मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी कमांडोज की सरकर्दगी में भारत की 40,000 फौज को घेरे में लेकर उन्हें इस हद तक बेदस्तुपा कर दिया था कि अगर मजीद 15 रोज मुहासरा जारी रहता तो 40,000 भारतीय फौजी सामान रसद के न होने की वजह से हथियार डाल देते। जब मुजाहिदीन कामयाबी के ऐन करीब पहुंचे तो भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तानी रोबोट वजीर आजम की न जाने कौन सी कल दबाई कि वजीर आजम साहब ने कारगिल के सारे वाक़े से ही लाइल्मी जाहिर की।
مجاہدین جب تک اپنے مورچوں میں رہے ہر روز بھارتی فوجوں کی لاشوں کے انبار لگتے رہے اور کسی بھارتی فوجی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کی لاشیں ہی اٹھا لیتا۔ لیکن جب ہمارے کٹھ پتلی وزیر اعظم کے حکم پر مجاہدین نے اپنے مورچے چھوڑے اور واپسی کا سفر اختیار کیا تو جن کا سویڈن کی بنی ہوئی 155 ملی میٹر کی توپیں بھی بال بیکا نہ کر سکیں، انہیں بھارتی اسٹالٹ رائفلوں سے چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ ہم سب خاموشی سے عمران کے جواب کے منتظر تھے۔ عمران نے نظریں نیچی کیے ہوئے سکوت کو توڑا۔ سب سے پہلے تو میں ڈسپلن کو توڑنے کی معافی چاہتا ہوں اور اس کے لیے جو بھی سزا تجویز کریں اسے خوشی سے بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے میری بغیر اطلاع کے غیر حاضری کی وجہ سن لیں۔ کل پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب جب آپ کے انتظار میں کھڑے تھے تو 3 افراد جن میں سے 2 پاکستانی یا بھارتی اور ایک تھائی تھا رانی کی گاڑی میں بیٹھے اس کے 2 محافظوں کے پاس آئے اور چند لمحے ان سے باتیں کر کے اپنے پہلے والی جگہ پر واپس چلے گئے۔ یہی تینوں افراد رات کو ریسٹورانٹ میں رانی کے ساتھ ہمارے کھانے کے دوران ریسٹورانٹ کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل مزمل، قیصر اور آپ کی ان کی جانب پشت تھی۔ انہوں نے کھانے کے دوران سگریٹ کے پیکٹ میں رکھے خفیہ کیمروں سے ہماری تصویریں اتاری۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو کر اٹھے تو مزمل، قیصر اور آپ کی بے خبری میں انہوں نے آپ کی تصویریں بنائی۔ ہمارے اٹھنے کے دوران ان کے لیے کھانا آیا، لہٰذا اپنے کمرے میں واپس آ کر میں گنتی کے فوراً بعد نیچے چلا گیا۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ 20 منٹ گزرے تھے۔ جب میں نیچے آیا تو وہ کھانے سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے۔ آپ کو اطلاع دینے کا وقت نہ تھا۔ وہ پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ٹیکسی لے لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ان کی گاڑی بھارتی سفارت خانے میں داخل ہوئی تو میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور دیوار پھلانگ کر سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں چلا گیا۔ جب وہ گاڑی پارکنگ میں لگا کر اتر رہے تھے تو میں ان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے پاس ریوالور اور ایک آہنی مکہ تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان تینوں کو سنبھلنے یا مدد کے لیے کسی کو پکارنے سے پہلے ہی ان کی کنپٹیوں پر اس مکے کے پنچ مار کر انہیں ختم کر دیا۔ پارک کی ہوئی گاڑیوں کے پیچھے ان کے بے جان جسموں کو گھسیٹ کر میں نے ان کی تلاشی لی اور خفیہ کیمرہ، 3 پسٹل اور 2 شناختی کارڈ، بٹوے اور دیگر کاغذات لے کر دیوار پھاند کر سفارت خانے کے باہر آ گیا۔ اس علاقے میں پولیس کی پیٹرولنگ پارٹیاں گشت کر رہی تھیں۔ ان سے بچتے بچاتے میں تقریباً 4 کلومیٹر تک پیدل ہی آگے بڑھتا گیا۔ کلیوپیٹرا بروتھل ہاؤس کے قریب سے میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اسے چھوڑ دیا اور پیدل چلتا ہوا ہوٹل تک پہنچا تاکہ شناخت نہ کیا جا سکوں۔ یہ کہہ کر عمران نے تکیے کے غلاف میں لپیٹے ریوالور، بٹوے، شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات ہمارے سامنے ڈھیر کر دیے۔ وہ بولا کہ اگر میں آپ کو بتانے اوپر آتا تو یہ تینوں اس دوران جا چکے ہوتے۔ میرے پاس سوائے اکیلے ان کا پیچھا کرنے کے کوئی چوائس نہ تھی۔ اب آپ اپنا فیصلہ سنائیں اور جو سزا مناسب سمجھیں مجھے دیں۔ یہ کہہ کر عمران خاموش ہو گیا۔ مزمل، جو عمران کی آمد سے پہلے غصے میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، دھیمے سے مسکراتے ہوئے پسٹل اور کاغذات دیکھنے لگا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ عمران کو سزا سناؤں یا بڑھ کر گلے لگا لوں۔ میں نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے عمران کو کہا کہ تمہاری سزا کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو بعد میں تمہیں سنایا جائے گا۔ فی الحال ہم سب اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ رائل پلازا ہوٹل کی راتیں چونکہ جاگتی تھیں، اس لیے ہوٹل کے کسٹمر صبح دیر سے اٹھتے تھے اور سوائے پیشگی آرڈر کے ہوٹل میں ناشتہ وغیرہ صبح 9 بجے سے پہلے سرو نہیں ہوتا تھا۔ ناشتے کے بعد رات بھر کے رت جگے کی وجہ سے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دونوں بھارتی شناختی کارڈ بھارت کی CBI کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایک انسپیکٹر کے تھے، جبکہ ان کے تھائی ہمراہی کے متعلق فوری کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بھارتی حکومت نے اپنے CBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور 2 فوجی کمانڈو افسران کی ہلاکت کے بعد پھر CBI والوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ دونوں ابھی اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہونے کی عملی تصویر بن کر رہ گئے۔ ان کے تھائی ساتھی کے متعلق خنسا کے نمائندے کے ذریعے معلوم ہوا کہ بینکاک کا مشہور غنڈا تھا جسے CBI والوں نے خاصے پیسے دے کر مجھے ہلاک کرنے کا کام سونپا تھا۔ خنسا کے نمائندے نے، جو اسی شام خود ملنے ہوٹل آیا تھا، مجھ سے ان تینوں کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہونے کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ آفیشلی نو اینڈ ان آفیشلی یس۔ نمائندہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ بھارتی سفارت خانے میں تو آج ہنگامہ برپا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور کوس رہے ہیں کہ سفارت خانے کی سیکیورٹی اتنی ناقص ہے۔ بیچارہ 3rd ملٹری اٹیچی جو کیپٹن ہے، ہر ایک کے طنز اور نااہلی کے طعنوں کا شکار بنا ہوا ہے۔ خنسا اور عمر کل یقیناً بینکاک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت تک میرا یہ مشورہ اور استدعا ہے
कि आप लोग होटल से बाहर न निकलें। खुनसा और उमर के यहाँ पहुँचने के साथ ही मैं आपकी उनसे मुलाकात का इंतजाम कर दूंगा। आपकी और आपके साथियों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुनसा ने मुझे सौंपी है। मेरे ताल्लुकात और असर व रसूख की भी एक हद है। मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी पहुँच से बाहर हो जाए। खुनसा के नुमाइंदे के जाने के बाद मैंने तमाम साथियों को सपना के कमरे में बुलाया और कहा कि 2-3 रोज़ में खुनसा और उमर से मुलाकात होने और कागजात की तैयारी के बाद हम सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। हमें अपनी सारी एनर्जी बैंकॉक में ही ख़त्म नहीं कर देनी चाहिए, लिहाजा बिला वजह और मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा और होटल के रेस्टोरेंट्स और लॉबी में भी कम से कम 2-2 की टोली में जाएंगे। साथियों को हिदायत देकर मैं अपने कमरे में आ गया। सपना ने मुझसे अलहदगी में बात करना चाही तो मैंने उसे कहा कि मैं ज़हनी तौर पर फ़िलहाल परेशान हूँ, इसलिए अगर कोई अहम बात हो तो उसे शाम तक मुलतवी कर दे। शाम ढले हम सब कर्नल मुजम्मिल के कमरे में इकट्ठे हुए तो मैंने इमरान को कहा कि तुम्हारी सज़ा सुनाने का वक्त आ गया है। तुम्हें सज़ा के तौर पर एक बंगाली और एक उर्दू गाना सुनाना होगा। इमरान ने बहुत टाल मटोल की, लेकिन हमने उसकी एक न सुनी। उसने दोनों ज़बानों में गाने सुनाए। उसकी अच्छी खासी आवाज़ थी। सपना ने मुझसे अलहदगी में बात करना चाही। मैं उसे उसी के कमरे में ले गया तो वो कहने लगी कि रात मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा था कि हम सब मरे पड़े हैं। मौजूदा हालात में ऐसा होना एक ही तरह मुमकिन है कि हमें खाने में जहर दे दिया जाए। सपना की बात सुनकर मैं चौंक गया। भारतीय सिफारत खाने वालों और रानी से यकसा मुमकिन था कि कोई और राह न पाते हुए हमें रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर दे दें। सपना की बात सुनकर मैं बेचैन हो गया। मुझे फौरी तौर पर मुतबादिल और महफूज इंतजाम करना था। गुप्ता के साथ तस्वीरों और कैसेटों की वजह से रानी की डोर अभी तक मेरे हाथ में थी। मैंने रानी को फ़ोन पर कहा कि मैं उससे मिलने उसके दफ्तर में आ रहा हूँ। रानी जो अपनी रिहायशी कमरे में जा चुकी थी, दफ्तर में आ गई। मैंने उसे कहा कि मेरे साथी इस बात पर मोतरज़ हैं कि गैर मुस्लिम बावर्ची होटल में खाना बनाते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आइंदा अपने फ्लोर पर बने हुए छोटे किचन में मुस्लिम बावर्चियों के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। लिहाजा खाना पकाने के बर्तन और प्लेटें और चाय के लिए हम सब की ज़रूरत के मुताबिक बर्तन छोटे किचन में भिजवा दें। रानी ची बची होकर बोली कि इस तरह तो सारे मेहमान अपने लिए अलहदा खाना बनवाने का कहेंगे और हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा यकीनन मुमकिन है, क्योंकि दूसरे मेहमानों के पास ना तो तुम्हारी तस्वीरें हैं और ना ही शौहर को हलाक करने के प्लान की कैसेट्स। मेरा जवाब सुनकर रानी गुस्से से लाल भभूका हो गई, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। चंद लम्हों के बाद उसने अपने केटरिंग मैनेजर को बुलवाया और उसे हमारी ज़रूरत के मुताबिक तमाम सामान फ्लोर के किचन में भिजवाने का कहा। मैनेजर चला गया तो रानी बोली कि अब तक बड़े किचन का खाना खाते खाते ये अचानक क्या सूझी? क्या ये शक तो पैदा नहीं हो गया कि आप लोगों के खाने में जहर न डलवा दूं? मैंने कहा कि तुमसे कुछ बैद नहीं। अगर तुम अपने शौहर को हलाक करके उसकी जायदाद पर अपने आशिक के साथ ऐश करने का प्रोग्राम बना सकती हो तो हमारे मुतालिक भी ऐसा कर सकती हो, लेकिन मैंने ऐसा इंतजाम किया हुआ है, अगर मुझे या मेरे साथियों में से किसी को भी कोई गजंद पहुंचा तो तुम्हारे राज खोलने वाली सब चीजें खुद ब खुद तुम्हारे शौहर तक पहुंच जाएंगी। ये बताओ, आईजी के पास जाते वक्त तुम्हारे दोनों मुहाफिजों की भारतीय सिफारत खाने में आए हुए सीबीआई के अफसरों से ताल्लुकात की क्या नोयत है? रानी का रंग फक हो गया और उसने कस्में उठानी शुरू कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं। मुझे यकीन दिलाने के लिए रानी ने दोनों मुहाफिजों को बुलवाया। उधर मैंने उसी के दफ्तर से इंटरनल फोन पर मुजम्मिल, इमरान और कैसर को रानी के दफ्तर में आने का कहा। दोनों थाई मुहाफिज भी दफ्तर में आ गए। वो सिर्फ थाई जबान जानते थे। मुजम्मिल, इमरान और कैसर दफ्तर में आए तो इमरान को हमारे ने कहा कि उनको हमारे साथ मेरे कमरे में भेज दीजिए, सारी बात साफ हो जाएगी। रानी ने थाई जबान में मुहाफिजों को कुछ कहा और वो हमारे साथ इमरान के कमरे में चले गए। मैंने थाई नंबर 2 अब्दुल्ला को इमरान के कमरे में बुलवाया और उसे कहा कि इन मुहाफिजों को कहे कि भारतीय सिफारत खाने वालों और थाई गुंडों के साथ उनकी आईजी के दफ्तर के बाहर क्या बात हुई थी। अगर इन्होंने सच बता दिया तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना खुनसा के आदमी इनका जो हशर करेंगे उनके जिम्मेदार ये खुद होंगे। इन्हें ये भी बता दे कि वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। थाई नंबर 2 ने उनसे बात शुरू की। इमरान ने जेसीओ और दोनों सिपाहियों को बुलवा लिया था। नंबर 2 के साथ बात करते वक्त उनकी आवाज जरा ऊंची हुई तो मुजम्मिल के इशारे पर दोनों सिपाहियों ने उनको गर्दनों से पकड़ लिया और जेसीओ ने उन्हें थप्पड़ मारने शुरू किए और थाई नंबर 2 को कहा कि इन्हें कहे कि हमारे अफसरों के सामने इन्हें ऊंची आवाज करने की जुर्रत कैसे हुई। किस्सा
15 मिनट में ही उन दोनों मुहाफिजों का दमखम खत्म हो गया और उन्होंने रोते हुए थाई नंबर 2 को बताया कि थाई गुंडों ने दोनों भारतीयों से उन्हें 2-2 हजार रुपए लेकर दिए थे और उनकी ये ड्यूटी लगाई थी कि हमारी नकलो हरकत पर निगरानी करें और हम में से कोई और, खुसूसन मैं, जब होटल से बाहर जाऊं तो वो श्रीवांग रोड के बाएं कोने पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर फोन करके बता दें। वो दुकान एक भारतीय की है और ये दोनों सीबीआई वाले और थाई गुंडे वहाँ मौजूद रहेंगे। नंबर 2 ने मुझे अंग्रेजी में कहा कि इनकी इससे ज्यादा हैसियत नहीं कि इन्फॉर्मर से बढ़कर कोई काम करें। नंबर 2 ने उन्हें मजीद धमकाकर और 2-3 थप्पड़ रसीद करके मुझे इशारा किया और मैंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। उस रात का खाना हमने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाया और अगली सुबह खाने पीने की जरूरत का सब सामान बाजार से खरीद लाए। दूसरे दिन खुंसा ने शाम को मुझे मिलने के लिए बुलवाया। उमर खान भी वहीं मौजूद था। मुझे तो ये खदशा था कि बैंकॉक में हमारी सरगर्मियों से खुंसा मुझसे खफा होगा, लेकिन हुआ उसके बरक्स। उसे हमारी हर कार्रवाई का तफसीलन इल्म हो चुका था। मुझे देखते साथ ही वो कह कहे मार कर हंसने लगा। उमर खान ने भी उसका खुशगवार मूड देखकर उसका साथ दिया। खुंसा ने उमर को टहूका देते हुए कहा, तुमने वाकई एक दलेर इंसान को मुझसे मुतारिफ करवाया है और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं किसी बुज़दिल की मदद नहीं कर रहा। बैंकॉक में तुमने भारतीय सिफारतकारों को 4 दीवारी के अंदर महसूर कर दिया है। मैंने भी हमेशा यही कोशिश की है कि या तो किसी काम में हाथ न डालूं, लेकिन जब एक बार कोई काम करने का अज़म कर लूं तो उसे पूरा करूं और तब तक उसकी तकमील में लगे रहो जब तक कि खुद तुम्हारी तसल्ली न हो जाए। मैंने 3 ममालिक की सरहदों के अंदर अपना आज़ाद इलाका बनाया हुआ है और किसी भी हुकूमत की ये जुर्रत नहीं कि मुझ पर हाथ डाल सके। तीनों मुल्कों की पुलिस और फौज कहने को तो हमें घेरे में लिए हुए है, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं कि मेरे इलाके में पांव भी रख सके। उमर खान ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान से मुल्हिका एक ऐसा इलाका भी है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कदम रखने की भी कभी जुर्रत नहीं हुई, हालांकि उस वक्त आधी दुनिया पर बरतानिया का झंडा लहराता था। खैर, बैंकॉक में तो तुमने अपने दिल के अरमान पूरे कर लिए, अब क्या इरादा है? सऊदी अरब जाना चाहते हो तो वहाँ के लिए पासपोर्ट और वीज़े मेरी जिम्मेदारी हैं, और अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हारे तमाम साथियों को बहुत माकूल काम देने का वादा करता हूँ। मैंने खुंसा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके नुमाइंदे ने हमारी तवक्को से बढ़कर हमारी मदद की है। मैंने उससे कहा कि उमर खान और तुम्हारे लिए काम करने वाला एक थाई करीम नामी टैक्सी ड्राइवर मेरे काम का आदमी है और वो अपनी खुशी से हमारा साथ देने को तैयार है, लिहाजा उसे हमारे साथ जाने की इजाज़त दी जाए और उसके लिए और इस्राएली लड़की माहा के इस्लामी नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट और सऊदी अरब के वीज़े लगवा दिए जाएं। इसके अलावा मेरे तमाम साथियों के भी सऊदी अरब के वीज़े लगवा दिए जाएं। खुंसा ने कहा कि कल सुबह मेरा नुमाइंदा तुम्हारे पास आएगा। जिन जिन के लिए पासपोर्ट और वीज़ों की ज़रूरत है उनके नाम और दीगर कवायफ उसे लिख कर दे देना। 24 घंटों के अंदर तुमको सब कुछ तैयार मिल जाएगा। थाई ड्राइवर करीम को भी मेरे हमराह जाने की इजाज़त दे दी गई। उमर खुद मुझे होटल छोड़ने आया। उसने कहा कि मैं तो डर ही गया था कि खुंसा ने कहीं तुम्हारी बैंकॉक में कत्लो गारतगरी का बुरा न मनाया हो, लेकिन उसने तो तुम्हें दाद दी है। खुंसा का मूड कभी कभार ही खुशगवार होता है, उससे अगर कुछ लेना चाहते हो तो अब अच्छा मौका है। मैंने उमर खान को जवाब में कहा कि मैं पहले ही तुम दोनों के एहसानात तले इतना दबा हुआ हूँ कि सर नहीं उठा सकता। सऊदी अरब में असलहे की फराहमी से तुमने मुझे एक बड़ी सरदर्दी से बचा लिया है। मैंने जो भी ज़रूरत थी तुम दोनों को बयान कर दी है। अब सिर्फ ताईद इज़्ज़ती चाहिए और मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा, क्योंकि हम किसी गलत मकसद के लिए जान हथेलियों पर रख कर नहीं जा रहे। उमर खान मुझे होटल में छोड़कर वापस चला गया। सऊदी अरब, ईरान, शाम और अबू ज़हबी में हमारे जाने का वाहिद मकसद उन इसराइली, बरतानवी, अमरीकी और भारतीय खुफिया हाथों को कता करना था जो इन ममालिक में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। तेल की दौलत से मालामाल ये ममालिक पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रहे थे, जो इन पाकिस्तान दुश्मन ममालिक को खटकती थी, और उनके एजेंट इन ममालिक में अपना एतमाद जमा कर और धमका कर इन ममालिक के फरमा रवाओं को पाकिस्तान की इमदाद ख़त्म करने पर मजबूर करते रहते थे। इनका असर और रसूख इन ममालिक पर इतना बढ़ चुका था कि न चाहते हुए भी वो इन एजेंटों की बातों को तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते थे। इसकी एक वाहिद मिसाल पाकिस्तान की सूरत हाल है। हमारा वाहिद कसूर ये है कि हमने तीसरी दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक से अपनी मुल्की तरक्की के लिए कर्जा लिया
जिसे हमारे नाअहल और गासिब हुक्मरान हड़प कर गए और पाकिस्तान की सारी तरक्की इस्लामाबाद में सदारती महल, वजीर आजम हाउस और पार्लियामेंट की पुरशिकोह इमारतों तक ही महदूद रही। मुल्क हर साल कर्ज लेकर मजीद मकरूज होता रहा और अवाम खुशहाली के सिर्फ ख्वाब ही देखते रह गए। आखिर कहाँ गया ये सब कर्जा? अब मुल्क मकरूज, अवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए आखिरी दमों पर और मुल्क पर हुकूमत वर्ल्ड बैंक और IMF की, जो यहाँ तक हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे चुके हैं कि 18-19 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के तबादले और तरक्की और तनज़्ज़ुली में भी उनका हुक्म चलता है। हमें फौजी लिहाज से कमज़ोर बल के ख़त्म करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। हर मुल्क में ये शातिर लोग वहाँ के हालात के पेश नज़र अपनी चालें चलते हैं। सऊदी अरब, ईरान और अबू ज़हबी के हुक्मरानों को इन्हीं शातिरों ने इसराइल और इराक की फ़ौज से डरा कर अपना फरसूदा स्क्रैप असलहा बेचना शुरू किया। सऊदी अरब और अबू ज़हबी को इसराइल से डरा कर अमरीका ने अपने F-15 लड़ाका जहाज़ दुगने दामों पर फरोख्त किए, जबकि इसराइल को उनसे बदरजहा बेहतर F-16 लड़ाका जहाज़ मुफ्त में दिए। ईरान को शाह के ज़माने में F-5 फैंटम जहाज़ बेचे, जिन्हें किसी भी माकूल मुल्क की हवाई फ़ौज कबूल करने पर तैयार न थी। पाकिस्तान को F-16 जहाज़ दिए और जब देखा कि पाकिस्तानी हवाई बाज इन जहाज़ों से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं, तो एडवांस में मौसूल करदा रकम और पाकिस्तान के ऑर्डर करदा मजीद F-16 जहाज़ों की तरसील रोक दी गई। बजाय आलमी अदालत इंसाफ में जाने के, जहां से 100% पाकिस्तान के हक में फैसला होता है, और इन्हीं जहाज़ों को अमरीकी जहाज़ों पर भेजने की मद में रख ली गई। अमरीका में काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए अमरीकी हुकूमत फालतू गंदुम महंगे दामों खरीद कर समंदर में गर्क कर देती है। अब वही गंदुम F-16 लड़ाका जहाज़ों के बदले पाकिस्तान को इतने महंगे दामों लेनी पड़ी, जिसकी तकरीबन निस्फ लागत में ऑस्ट्रेलिया से हमें गंदुम मिल सकती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। कई दोस्तों को शायद ये अफसाना लग रहा हो, लेकिन ये अबू शुजा अबू वकार की किताब जांबाज पर मबनी सच्ची दास्तान है। इसलिए जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखीर मिलती रहें। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। हम मज़ीद कहानियाँ लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।